राज ने शीतल के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा, हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बंधने वाले हैं ना। एक कमरे में, एक छत के नीचे तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी हर खुशी हर गम में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। तो फिर उसका पहला उसूल ये है कि आज के बाद किसी भी बात के लिए सॉरी या थैंक यू जैसे फॉर्मेलिटी वाले शब्द नहीं कहोगी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शीतल ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखा। शीतल ने विंडो के पास बैठते ही खिड़की को हल्का सा खोल दिया था, जिससे ठंडी हवा के झोंके उन दोनों के कोरे बदन को छू रहे थे। बस में पीछे की डिम लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के चेहरे को साफ देख पा रहे थे। हवा के कारण शीतल के बालों की लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। उसकी आंखों में नींद भरी होने के कारण वो बेहद नशीली लग रही थी। राज का हाथ एक बार फिर शीतल के बालों की तरफ उठ गया। उसने बेहद सॉफ्टली शीतल के बालों की लट को उसके कान के पीछे किया और उसके करीब झुका। राज को इतना नजदीक पाकर शीतल की घबराहट बढ़ने लगी और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। राज के हाथों में पकड़ा उसका हाथ भी बुरी तरह कांपने लगा था। राज ने उसके और करीब होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और खिड़की का खुला हुआ शीशा बंद कर दिया। फिर आंखें बंद किए हल्की सी कांप रही शीतल पर नजर डालकर उसने उसके हाथ को कसकर थाम लिया और शांत लहजे में बोला, रिलैक्स रहो, विंडो बंद की है, हाथ पूरे ठंडे हो रखे तुम्हारे। इतना कहकर उसने शीतल का हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा अलग होकर बैठ गया। राज के दूर हटते ही शीतल ने अपने बिखरे बालों को समेटकर क्लच लगाना चाहा। तभी उसका हाथ अपने गले में पहनी राज की सोने की चेन से छू गया। उसे एकदम से ध्यान आया कि ये वो चेन उतारना भूल ही गई। उसने तुरंत गले से चेन उतारी और राज का हाथ पकड़कर उसकी हथेली में रखते हुए बोली, आपकी चेन मैं भूल गई थी। अच्छा हुआ अभी एकदम से याद आ गया। राज ने अपनी गहरी नजर शीतल पर डाली। उसने उसके हाथ से चेन ली और वापस शीतल के गले में पहनाने लगा, लेकिन शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया और नजरें नीची करके बोली, मैं ये नहीं ले सकती। राज ने थोड़ा सख्त होकर पूछा, क्यों नहीं ले सकती तुम? शीतल हिचकिचाते हुए बोली, ये मम्मा ने आपको गिफ्ट दी है और वैसे भी आप इसे रोज पहनते हैं। इसमें आपकी कुलदेवी का पेंडेंट भी है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकती। राज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मम्मा ने तो अपना 27 साल का 6 फीट का हैंडसम सा बेटा भी तुम्हें दे दिया, उसे ले सकती हो, चैन नहीं। शीतल ने राज को घूरते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? राज ने शीतल को उंगली से चुप रहने का इशारा किया और जबरदस्ती वो चैन उसके गले में पहना दी। उसने गंभीर स्वर में कहा, सगाई वाले दिन तुमने देव की लाई हुई चैन पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो उसकी पसंद की थी, लेकिन ये मेरी पसंद है, तो तुम मना क्यों कर रही हो? इसे तो तुम आराम से पहन सकती हो। शीतल ने राज की तरफ देखा। फिर आप क्या पहनेंगे? राज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे घर से जो मुझे सगाई पर मिली है मैं उसे पहन लूंगा। राज की ये बात सुनकर शीतल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। गाड़ी अब अजमेर शहर में एंटर कर चुकी थी। मुरारी ने बस की आगे वाली मेन लाइट चालू कर दी। लाइट ऑन होते ही राज लोक लाज के कारण शीतल से थोड़ा अलग होकर बैठ गया। सबके घर पास आ रहे थे और सबसे पहले विनोद और रोशनी को ड्रॉप करना था। निशांत ने रोशनी के कंधे को धीरे से थपथपाया। रोशो। रोशनी ने अपनी आंखें खोली और निशांत की तरफ देखा। निशांत ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। रोशनी ने जवाब दिया, वेरी गुड मॉर्निंग। निशांत ने रोशनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बेहद संजीदगी से बोला, रोशो प्लीज अपना ध्यान रखना, आज की जैसी गलती। रोशनी ने भरे गले से उसकी बात पूरी की, दोबारा नहीं होगी, वादा है आपसे। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो अपने आंसू छिपा सके। निशांत के हाथों की पकड़ रोशनी के हाथ पर और कस गई और दोनों ही लव बर्ड्स की आंखों में नमी उतर आई। गाड़ी पंचवटी कॉलोनी में शर्मा विला के सामने आकर रुकी। वॉचमैन ने दौड़कर गेट खोला। रोशनी और विनोद अपना सामान लेकर नीचे उतरे। बस की विंडो से अंजलि ने विनोद को देखते हुए मुस्कुराकर एक प्यारी सी फ्लाइंग किस दी और अपनी आंख मटका दी। अंजलि की इस नटखट हरकत को देखकर विनोद के गंभीर चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। रोशनी ने बस में सामने की सीट पर बैठे निशांत पर एक आखिरी दर्द भरी नजर डाली और अपना बैग लेकर भारी कदमों से आगे बढ़ गई। विनोद भी देव से मिलकर बस से नीचे उतर गया। अब गाड़ी वहां से रवाना होकर सीधे माहेश्वरी भवन के सामने आकर रुकी। राज शीतल का लगेज लेकर बस से नीचे आया। वर्षा और शौर्य भी पूरी फैमिली से मिलकर गाड़ी से नीचे उतर गए। शीतल ने आगे बढ़कर भरत और नीलिमा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कुशा को दुलार किया और फिर सेजल के गले लग गई। इसके बाद उसने पास ही खड़े राज को एक नजर देखा। राज ने शांत होकर उसे साइड हक किया और बेहद अपनेपन से बोला, घर जाकर थोड़ी देर सो जाना। शीतल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कल के जैसे आज भी 3 बज रहे हैं, आज भी सिर्फ 3 घंटे ही नींद नसीब होगी क्या? शीतल की इस बात पर राज के गंभीर चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। देव इन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था। उसने शरारत भरे लहजे में चुटकी ली, शीतल तुम चाहो तो शादी से 1 महीने पहले ही अग्रवाल हाउस शिफ्ट हो सकती हो, मैं अंकल आंटी को समझा दूंगा। राज ने देव को गुस्से में घूर कर देखा और बिना कुछ बोले वापस बस में चढ़ गया। सेजल ने देव को टोकते हुए कहा, आप भी ना, देखिए भैया गुस्सा हो गए। शीतू तू जा अंदर, इनका तो रोज का यही चलता है। शीतल मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर चली गई। राज चुपचाप जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठ गया। उसने थकान मिटाने के लिए अपनी आंखें बंद की तो बंद आंखों के सामने तुरंत शीतल का हंसता हुआ चेहरा तैर गया। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे शीतल अभी भी उसकी बाहों को थामकर उसके पास ही बैठी हो। राज ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपने पास वाली सीट की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका मन जो पिछले 2 दिनों से शीतल की नजदीकी के कारण एक अलग ही सुकून में था, अब अचानक उसकी गैर मौजूदगी से बेचैन होने लगा था।
राज ने मन ही मन सोचा, क्या है ये सब? अभी तो उसे गए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और दिल में एक अजीब सी बेकरारी शुरू हो गई है। क्यों मेरा मन बार बार उसके पास जाने को कर रहा है? इन 2 दिनों में कितनी बार मैंने इन हाथों से उसे छूने की कोशिश की। ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ। क्या ये वाकई प्यार है, या फिर सच में शादी का बंधन इतना पवित्र होता है कि हम अपने पार्टनर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते? आई डोंट नो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन कुछ तो बात है इसमें, वरना राज अग्रवाल किसी लड़की को अपने इतने करीब कभी आने नहीं देता। बेचैन होकर भी मैंने अनु को कभी हक तक नहीं किया, लेकिन इसके पास जाने से मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाता? मम्मा से ट्रिप पर आते वक्त कहा था कि मेरे लिए ये सब मुश्किल होगा, लेकिन इन 2 दिनों में एक कमरे में इसके साथ रहकर क्यों मेरा दिल इसके करीब जाकर सुकून महसूस करता रहा? क्यों मेरे हाथ बार बार इसे छूने के लिए बढ़ते रहे? गॉड प्लीज हेल्प मी, आई एम टोटली कंफ्यूज। व्हाट एम आई डूइंग? तभी कुशा की खनकती हुई आवाज राज के कानों में पड़ी, जो भरत की गोद में खड़ी होकर राज को बुला रही थी। हैंडसम, आगे आइए ना, चाची तो चली गई, अब तो हमारे पास आ जाइए, हमारा घर भी आने वाला है। राज मुस्कुराया और अपनी उलझनों को पीछे छोड़ सीट से उठा। वो कुशा को अपनी गोद में लेकर आगे निशांत के पास जाकर बैठ गया। राज ने निशांत के शांत चेहरे को देखा और पूछा, निशु, इज एवरीथिंग ऑल राइट? निशांत ने अपनी नजरें नीची करते हुए धीरे से कहा, यस भाई। राज ने शांत लहजे में उसे समझाया, निशु, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हैव फेथ इन गॉड। निशांत ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई मैं रोशनी को फोर्स नहीं करूंगा, वो इस रिश्ते में कभी खुद से आगे नहीं बढ़ेंगी। इतनी हायर स्टडीज, फॉरेन रिटर्न, सक्सेसफुल लॉयर, पर खुद के मामले में वो अभी भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है। आई विल नेवर फोर्स हर टू मूव इन दिस रिलेशनशिप। राज ने हल्के से मुस्कुराकर निशांत का हाथ पकड़ा और हौसला देते हुए कहा, निशु, यदि तुम्हारी किस्मत में उसका साथ लिखा है तो उसे हाँ कहना ही होगा। और जहां तक मेरी नजरों ने रोशनी को समझा है, आई थिंक वो एक दिन जरूर हाँ कहेगी, बस उसे थोड़ा टाइम लगेगा, उसे सोचने का वक्त हो। निशांत ने मुस्कुराकर शरारत से कहा, अरे वाह भाई, 2 दिन में ही आप शीतल की भाषा बोलने लगे, कमाल है। राज ने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी मारते हुए कहा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, उदासी अच्छी नहीं लगती तुम्हारे फेस पर। कुशा चुपचाप अपनी आंखें मटकाकर कभी निशांत को तो कभी राज को देख रही थी। इतने में ही गाड़ी अग्रवाल मेंशन के सामने आकर रुक गई। भरत, नीलिमा, राज और कुशा अपना सामान लेकर बस से नीचे उतर गए। देव ने गाड़ी की विंडो से भरत और राज की तरफ देखकर कहा, भाई कल शाम को ड्यूटी से फ्री होकर सीधा घर आऊंगा, अभी हम निकलते हैं। फिर उसने कुशा के गालों को खींचते हुए कहा, बाय प्रिंसेस। कुशा ने देव के गाल पर एक प्यारा सा किस किया और बोली, बाय देव चाचू। इसके बाद बस अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ गई। सबके अंदर आते ही देव बस में आ गया। उधर मुरारी ने दीवान मेंशन जाकर बस को पार्क कर दिया था। देव ने सेजल को घर के अंदर जाने को कहा और खुद मुरारी के पास जाकर उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वो निशांत के साथ अंदर आ गया। सुबह के 4 बजने वाले थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो गए। सुबह ब्रेकफास्ट के समय देव ने दीवानजी से अलवर की सारी अपडेट्स ले ली थी। वो और दीवानजी आज शाम को अग्रवाल मेंशन जाने वाले थे। निशांत सुबह ही दीवानजी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं अंजलि के साथ आज शाम मनोहर जी और मीना जी जयपुर जा रहे थे, क्योंकि अंजलि के एग्जाम अभी बाकी थे। इधर अलवर में आदि ने अनीता और भाटिया के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत हासिल कर दिए थे। उसकी पैनी नजर हर वक्त अनीता और उसकी हर एक्टिविटी पर टिकी रहती थी। आदि ने फोन पर देव को अनीता के नए प्लान के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी, जिसे सुनकर देव परेशान हो गया। उसने गंभीर लहजे में हिदायत दी, आदि तुम्हारी नजरें 1 मिनट के लिए भी उस लड़की से हटनी नहीं चाहिए। आदि ने शांत होकर कहा, सर मैं और भावेश पूरी तरह चौकस है। आप बस ये पता लगाइए कि भाटिया को बेल कब तक मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों चाची भतीजी कल कोर्ट में अपने वकील से बात कर रही थी। वकील ने उन्हें अश्योरेंस दिया है कि वो अगले हफ्ते तक शेंकी और भाटिया को किसी भी कीमत पर बेल दिलवा देगा। सर आई थिंक इस भाटिया का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है। प्लीज राज सर के साथ आप खुद भी केयरफुल रहिएगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदि इस भाटिया जैसे उठाई गिर मैंने खूब देखे हैं। ये हमारा रोज का काम है। इन गुंडे मवालियों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये राज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन फिर भी मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं आज ही अंकल और भरत भाई से बात करके तुम्हें कल फोन करूंगा। प्लीज जरा सी भी गलती मत करना। आदि बोला, सर आप बेफिक्र रहिए, इस बार हमारी नजरें पहले से भी ज्यादा चौकन्नी है। सर एक बात और पता लगी है, ये अनीता शायद राज सर या उनकी मंगेतर को कॉल कर सकती है। ये सुनते ही देव परेशान हो गया। ये क्या कह रहे हो आदि? ध्यान रखो राज को ये लड़की किसी भी हालत में कॉल न कर पाए। मैं आज ही राज से इस बारे में बात करता हूँ। चलो तुम फोन रखो, बी केयरफुल, ओके? आदि ने कहा, जी सर, टेक केयर, बाय, और फोन रख दिया। देव परेशान होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे आज रात से बात करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में उसने एक बार भी अनीता का नंबर डायल किया है या नहीं। थोड़ी देर बाद देव उठा और अपने विजिट एरिया की तरफ निकल गया। इधर शीतल स्कूल से घर आ गई थी। वो फ्रेश होकर अपने रूम में आराम कर रही थी, लेकिन 2 दिन के सफर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ राज आज ड्यूटी पर कुछ ज्यादा ही बेचैन था। काम के बीच भी उसकी उंगलियां बार बार फोन के कीपैड पर शीतल का नंबर सिलेक्ट कर रही थी। खुद को इतना डिस्ट्रैक्टेड देख उसने परेशान होकर फोन को साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल ने कैबिन में आकर इन्फॉर्म किया, सर देव सर आए हैं। राज हैरान होकर अपनी चेयर से उठा। देव इस समय यहाँ? वो तुरंत बाहर आया तो सामने देव को पांडे से बात करते हुए देखा।
राज उसकी तरफ बढ़ा और पास आकर हैरानी से पूछा, देव तू अचानक यहाँ कैसे? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, एसीपी साहब भूलिए मत कि ये एरिया भी मेरे अंडर में आता है। फिर उसने पांडे की तरफ रुख किया, पांडे मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ, तुम और अहमद आदर्श नगर चौकी आ जाना, मैं शाम को 5 बजे वही तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद उसने राज को देखा, चल अंदर कैबिन में चलकर बात करते हैं। उसने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया, सुनो 2 कप कॉफी राज के कैबिन में भिजवा दो। दोनों राज के कैबिन में आए। राज ने देव को देखते ही पूछा, ये पांडे और अहमद से क्यों मिलना है तुझे, क्या बात है? देव ने शांत लहजे में बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं यार, वो रस्तोगी सर का फोन था, 26 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर कुछ डिस्कशन करना है। राज ने देव के चेहरे को गौर से देखा, पक्का यही बात है ना? तुम दोनों को बात करते देख मुझे ऐसा लगा जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देव ने मुस्कुराकर कहा, तू चाहे तो खुद रस्तोगी सर से बात कर ले, सब पता चल जाएगा। राज भी मुस्कुरा दिया, जरूरत नहीं है, भरोसा है तुझ पर। वैसे देव यार तेरी एक हेल्प चाहिए थी। देव हैरान हुआ, ऐसे सवाल कब से हमारे बीच में आने लग गए भाई? राज ने शांत लहजे में कहा, बात सेजल से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सोचकर कहा, वरना तेरी मेरी बात होती तो डायरेक्ट बोल देता। देव गंभीर होकर बोला, सेजल भी अपनी ही है राज, तू कब से इतना फॉर्मल हो गया यार, बता बात क्या है? राज ने शांति से समझाया, यार शीतल का शेड्यूल इन दिनों बहुत टाइट है, शादी में सिर्फ 3 सप्ताह बचे हैं, ऊपर से शादी के ठीक 2 दिन बाद ही उसका स्कूल लेक्चरर का पेपर है, वो बहुत बिजी रहने वाली है। तू सेजल को बोल देना ना कि वो और वर्षा मिलकर शादी की तैयारियों में शीतल की थोड़ी हेल्प करवा दे। देव एक गहरी मुस्कान के साथ राज के चेहरे को देख रहा था। राज ने उसे इस तरह देखते पाकर झेपते हुए कहा, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है तू? अपनी बीवी को नहीं भेजना चाहता तो इट्स ओके, मैं नीलू भाभी से बात कर लूंगा। देव हंस पड़ा, 2 दिन के साथ का इतना गहरा असर, इम्प्रेसिव। इसका मतलब मेरी साली का जादू चल गया तुझ पर। उसने शरारत से आगे कहा, लगता है इन 2 दिनों में तुम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई है। राज चिढ़ते हुए बोला, तेरी सुई बार बार एक ही जगह क्यों अटक जाती है? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, चल कॉफी पी और निकल यहाँ से। देव ने राज के हाथ पर अपना हाथ रखा, पागल है क्या, मेरा मजाक भी नहीं समझता? राज हंस पड़ा, तुझे क्या लगा मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ? दोनों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस दी। देव ने राज को देखा और बेहद शांत स्वर में पूछा, मैं बहुत खुश हूँ राज, तू शीतल कितनी केयर करता है, तुझे उसकी इतनी परवाह है, तो क्या सच में उसके लिए दिल में कुछ फील नहीं हो रहा तुझे? देव की इस बात ने राज को सीधा फ्लैशबैक में धकेल दिया। शीतल के साथ बिताए उन 2 दिनों की हर एक छोटी बड़ी बातें उसके दिमाग में रिकॉल होने लगी, उसका पास आना, उसका शर्माना और वो गाड़ी का झटका। सोचते ही राज के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और हल्की सी स्माइल तैर गई। राज ने तुरंत अपनी स्माइल छिपाई और गुस्से से बोला, बस अब यही काम बाकी था? ड्यूटी पर भी तेरा रोमांस शुरू हो गया है। ऐसा करना, कल से सेजल को ड्यूटी पर ही साथ लेकर आ जाना। कमीने, ये तेरा बेडरूम नहीं है, शर्म कर थोड़ी। देव ने मुस्कुराकर चुटकी ली, ये तू कह रहा है मुझे? अपनी शक्ल देख जरा, तेरी आंखों में उसके लिए बेचैनी साफ नजर आ रही है। उसने शांत होकर पूछा, मिसिंग हर? राज ने सच स्वीकारते हुए शांति से कहा, पता नहीं, पर उसके जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देव ने सीधे पूछा, क्या तुम्हें शीतल से प्यार हो गया है? राज गंभीर हो गया, नहीं यार, ये नहीं हो सकता। देव ने शांत लहजे में समझाया, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ये बता, तूने अनीता के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, पर पिछले 2 महीने से तूने उसे देखा तक नहीं, बात तक नहीं की, क्या उसके लिए कुछ फील हो रहा है तुझे? राज ने नजरें नीची कर ली, नहीं यार, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। शुरू में मैंने उसे काफी बार फोन लगाया पर उसका नंबर नॉट रीचेबल था। सगाई वाले दिन भी मैंने लास्ट कॉल किया था देव, उस दिन नंबर लगा, लेकिन सामने से किसी लड़के ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया। उसी रात मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। देव नाराज होकर बोला, तू ये बात मुझे आज बता रहा है? राज ने शांत स्वर में कहा, जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या करता तुझे बताकर? चल छोड़ ये सब, मैं तुझसे सेजल की हेल्प मांग रहा था और तूने मुझे ही बातों में उलझा दिया। देव ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तू चिंता मत कर, सुमन माँ का फोन आया था मम्मा के पास, उन्होंने सेजल को 1 वीक के लिए अपने पास बुलाया है, वो वहाँ रहकर वर्षा और माँ के साथ शादी की तैयारियां करवा देगी। राज ने हंसते हुए कहा, थैंक्स यार, तूने मेरी एक बड़ी टेंशन दूर कर दी। देव मुस्कुराया, राज बाबू मान या मत मान, ये दिल का मामला है। 2 दिन से तेरे चेहरे पर जो सुकून था वो आज उदासी से घिरा है और नजरों में उसे देखने की बेताबी है। राज ने बनावटी गुस्से से कहा, देख तूने अब फालतू की बकवास की ना तो मैं तुझे कैबिन से बाहर निकाल दूंगा, फिर सारे जूनियर तमाशा देखेंगे कि एक एसीपी ने अपने सीनियर को कैसे बाहर निकाल दिया। देव हंस पड़ा, तेरे और मेरे बीच में कोई जूनियर सीनियर नहीं है, जानता है ना। चल सब छोड़, नेक्स्ट संडे हम सब मिलकर पहले तेरी और शीतल की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद शौर्य और वर्षा की, सब मैनेज हो जाएगा। बस तू अपनी शादी के हर फंक्शन को खुश होकर एंजॉय करना और शीतल को उसके हिस्से का पूरा प्यार देना। एक दिन हम सब इकट्ठे होकर हल्दी मेहंदी की थीम भी डिसाइड कर लेंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, ये काम निशु बेटर करेगा और अब तो उसके साथ हमारी नौटंकी अंजू भी है, उन दोनों के आइडियाज ही काम आएंगे। देव अपनी चेयर से उठते हुए बोला, चल यार 1 घंटा हो गया, मैं निकलता हूँ। फिर उसने राज की तरफ देखा, राज मुझसे एक प्रॉमिस कर। राज गंभीर हुआ, कैसा प्रॉमिस? देव ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आज के बाद तू अनीता को कभी फोन नहीं करेगा। राज ने शांत होकर कहा, मैंने तुझसे कहा ना
मैंने उसका नंबर सगाई वाले दिन ही ब्लॉक कर दिया था। देव ने संजीदगी से कहा, वो तूने किया है, उसने नहीं। यदि वो तुझे किसी और नंबर से कॉल करे तो तू मुझे जरूर बताएगा और उससे बात बिल्कुल नहीं करेगा। राज शांत हुआ, एक लंबी सांस ली और बोला, देव, अब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। ना मैं पापा को हर्ट कर सकता हूँ और ना ही शीतल को। तू भरोसा रख, अपनी आखिरी सांस तक मैं शीतल के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुझसे। राज की ये बात सुनकर देव भावुक हो गया और उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद देव वहां से निकल गया। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। शीतल सोकर उठी और नीचे आई। घड़ी की सुई शाम के 6 बजा रही थी। सर्दियों के दिन होने के कारण बाहर काफी अंधेरा हो चुका था। शौर्य अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, जबकि सुमन और शेखर वर्षा के घर गए हुए थे। शीतल किचन में गई। उसने 2 कप चाय बनाई, कुछ स्नैक्स और 1 कप चाय वो शौर्य को उसके रूम में देकर आई और खुद अपनी चाय लेकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। वो चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी देख रही थी। तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने चाय का कप साइड में रखा और फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखकर उसने मन ही मन सोचा, ये किसका नंबर है? फिर एक हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि शायद किसी स्टूडेंट का होगा। उसने कॉल रिसीव की और फोन कान से लगाते हुए बोली, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? सामने से एक लड़की की तीखी आवाज आई, तुम शीतल बोल रही हो ना? शीतल ने सहज होकर कहा, जी, आप कौन? लड़की ने जवाब दिया, मैं अनीता। शीतल अनीता का नाम सुनकर गंभीर स्वर में बोली, मैं किसी अनीता को नहीं जानती, शायद आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। अनीता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैंने सही नंबर लगाया है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। शीतल ने थोड़ा गुस्से में पूछा, पहले आप ये बताइए कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, और जब मैं आपको जानती ही नहीं तो आपसे बात करना जरूरी नहीं समझती। अनीता व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें, नंबर कहाँ से मिला इसे छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। शीतल ने कहा, जल्दी कहिए, क्या कहना चाहती है आप? अनीता ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने राज के बारे में तुमसे बात करनी है। शीतल और गंभीर हो गई, आपके राज को मैं नहीं जानती, इसलिए बेहतर होगा कि आप फोन रख दें। अनीता ने थोड़ा जोर से कहा, ओह, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम तो वाकई पूरी मैडम निकली। शीतल ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, देखिए, पहले तो आप अपनी आवाज नीची रखिए। दूसरा, मैं मैडम हूँ तो अपनी जगह हूँ, लेकिन आपके बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा है कि आपके पास कोई तमीज नहीं है। जल्दी बोलिए क्या कहना है, वरना मैं फोन रख रही हूँ। अनीता गुस्से में तमतमा उठी, तुम राज से शादी करने से मना कर दो, वरना बहुत पछताओगी, क्योंकि राज मुझसे प्यार करता है। शीतल हल्के से मुस्कुराई, आपने यही बताने के लिए मुझे फोन किया है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो मुझे भूलकर भी धमकी मत देना। वो क्या है ना, मेरे होने वाले पति अजमेर जिले के एसीपी है। उन्हें अगर जरा सी भी भनक लग गई कि उनकी मंगेतर को किसी ने धमकी दी है तो वो आपका क्या हाल करेंगे मैं नहीं जानती। दूसरी बात, पछताने की, तो मैं क्यों पछताऊंगी? मेरा रिश्ता हमारे घर वालों की पसंद से जुड़ा है और मेरे साथ मेरे कान्हा और परिवार दोनों का आशीर्वाद है। उसने आगे कहा, तीसरी बात, राज अगर आपसे प्यार करते तो वो मेरे इतने नजदीक कभी नहीं आते। आपको अपनी सारी बातों के उत्तर मिल गए हो तो आप फोन रखिए। अनीता ने गुस्से में कहा, बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, तुमने अगर मेरा कहा नहीं माना तो तुम राज को खो दोगी। शीतल मुस्कुराई, वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी भविष्यवाणी की कि आप सृष्टि की रचयिता है, जो आपने मेरे पति की सांसें लिख दी है। आपको जो करना है बेशक करें। शायद आप जानती नहीं कि राज अग्रवाल अब अकेले नहीं है, उनके जीवन की डोर मुझसे यानी शीतल राज अग्रवाल से जुड़ चुकी है। एक पत्नी होने के नाते मैं अपने पति का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, समझिए आप? उसने हंसते हुए अनीता को तगड़ा झटका दिया, जो बात आज आप मेरे पति के बारे में मुझे बताकर हमारे बीच कड़वाहट लाने की कोशिश कर रही है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी असलियत मैं सगाई के दूसरे दिन से जानती हूँ। और कुछ बताऊं आपके बारे में? आप शायद यहाँ अजमेर के कॉलेज में पीजी में पढ़ती थी, कुछ ऐसा ही झूठ आपने राज को बता रखा है ना? Am I right? और कुछ सुनोगी? रीमा जी, ओह सो सॉरी, मुझे आपका ये नकली नाम नहीं लेना चाहिए था। और कुछ बताओ, अब गुस्से में फोन रखेंगी आप? अनीता गुस्से से हाफते हुए बोली, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपने ऊपर? शीतल ने उसे बीच में ही रोककर कहा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अटूट विश्वास है अपने कान्हा पर, अपने परिवार की पसंद पर, और उसने शर्माकर मुस्कुराते हुए कहा, अपने राज के प्यार पर, समझिए आप? तो अब अपना फोन रखिए, क्योंकि मेरे राज ड्यूटी से आ गए होंगे और मुझे फोन लगा रहे होंगे। आपसे बात करने के चक्कर में मेरा फोन बिजी बताएगा और उन्हें मेरा फोन बिजी आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। उसने हंसते हुए आगे कहा, रीमा जी, वो क्या है ना, मैं अपने राज को नाराज नहीं कर सकती, ये हमारे स्पेशल मोमेंट्स है, तो मैं इसमें किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक आखिरी बात, आइंदा से मुझे फोन मत करिएगा, क्योंकि मैं आप जैसी लड़की के मुंह लगना पसंद नहीं करती। इतना कहकर शीतल ने फोन काट दिया। उधर अलवर में अनीता ने गुस्से में तमतमाते हुए अपना फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। वो गुस्से से कांपने लगी। मिसेस भाटिया ने कमरे में आते हुए पूछा, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या कहा उसने? अनीता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आंटी, इस लड़की की सारी हेकड़ी हमें निकालनी पड़ेगी
और ये राज को क्या हो गया? उसे तो मैंने अपने प्यार के जाल में इतनी बुरी तरह से फंसाया था, वो कैसे इस मामूली सी लड़की से प्यार कर सकता है? मिसेस भाटिया ने शांत करने की कोशिश की। अनु, हो सकता है ये लड़की तुम्हें डराने के लिए झूठ बोल रही हो, अनीता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। झूठ और सच का पता तो मैं लगा लूंगी। जिसने मुझे इसका नंबर दिया है वही अब इसके बारे में सारी जानकारी देगी। मिसेस भाटिया ने गंभीर स्वर में हिदायत दी। होश में रहकर काम करना। मैं तो कहती हूँ सिर्फ 1 सप्ताह की बात है, तुम्हारे अंकल की बेल हो जाएगी। हम सब मिलकर इस बार कोई मजबूत प्लान बनाएंगे। हमें अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। अनीता गुस्से से बोली। आंटी, इन लोगों ने मुझसे मेरे पापा को छीना है, मैं इनका सब कुछ छीन लूंगी। मिसेस भाटिया ने थोड़ा सख्त होकर कहा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। अब तुम किसी को फोन नहीं करोगी। जब तक तुम्हारे चाचा जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक तुम बिल्कुल चुप बैठोगी। हमें राज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस उसके बाप का करोड़ों का बिजनेस एम्पायर चाहिए। अनीता ने गुस्से में कहा, मुझे राज से भी मतलब है आंटी, वो मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मिसेस भाटिया ने डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो, अपने दिलो दिमाग से राज को निकाल दो। जो काम तुम्हें करने को कहा है उस पर फोकस करो, समझी? जाओ और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। अनीता गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर फोन पर तो शीतल ने अनीता को करारा जवाब दे दिया था, लेकिन कॉल कटने के बाद से ही वो अंदर से बुरी तरह बेचैन हो रही थी। राज की सुरक्षा को लेकर उसकी घबराहट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वो तुरंत किचन में जाकर सारा सामान व्यवस्थित करके आई और बिना देर किए देव जीजू को फोन लगा दिया। देव ड्यूटी से घर आ गया था और दीवानजी के साथ राज के घर निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी शीतल का फोन आया। देव ने कॉल रिसीव करते हुए मुस्कुराकर मजे लिए। शीतल, रॉन्ग नंबर लग गया तुम्हारा, ये तुम्हारे सड़ू का नंबर नहीं है। शीतल ने गंभीर स्वर में कहा, जीजू मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। देव उसकी आवाज में घबराहट भांपकर परेशान हो गया। क्या हुआ छोटी, तुम्हारी आवाज इतनी डरी हुई क्यों है? शीतल ने शांत स्वर में बताया, जीजू वो अभी अभी मेरे पास अनीता का फोन आया था। देव ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने तुम्हें कॉल किया? शीतल ने फोन पर हुई सारी बातचीत देव को विस्तार से बता दी। देव ने शांत स्वर में कहा, शीतल मुझे आज ही आदि से पता चला था कि वो तुम्हें और राज को फोन करने की फिराक में है, लेकिन वो आज ही कॉल कर देगी, ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। शीतल ने गंभीर होकर कहा, जीजू आप राज को ये सब बता दीजिए ना प्लीज, जिससे वो भी सतर्क रहे। उन्हें उस लड़की के बारे में सब पता होना चाहिए। देव ने समझाते हुए गंभीर लहजे में कहा, शीतल राज का गुस्सा बहुत खराब है, शादी को बहुत कम टाइम बचा है। मैं नहीं चाहता कि वो गुस्से में आकर कोई गलत स्टेप उठा ले, इसलिए अंकल और मैं चाहते हैं कि उसे अभी कुछ ना बताया जाए। तुम दोनों की एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं खुद राज को सब सच बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसने आगे ढांढस बंधाया, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस भाटिया को जेल पहुंचाएंगे। मैं और पापा तुम्हारे ससुराल ही जा रहे हैं, वहां जाकर जो भी बात होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अभी तुम फटाफट उस कॉल की रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। शीतल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। जब तक भाटिया और शैंकी जेल में है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा यकीन करो। मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं रस्तोगी सर से अभी बात करता हूँ, भाटिया की बेल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। फिर देव ने हल्के मूड में मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर बाद राज से बात कर लेना, आज पूरा दिन बड़ा बेचैन हो रहा था वो। तुम्हारा जादू चढ़ रहा है हमारे राज बाबू पर। शीतल ने हंसते हुए कहा, आज पूरा दिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं ना, इसलिए आपके दोस्त बेचैन हो रहे होंगे। देव ने संजीदगी से कहा, नहीं निशु, आज पहली बार उसकी आंखों में मैंने तुमसे दूर होने की तड़प देखी है। हमारे राज बाबू प्यार में पड़ रहे हैं, देखना वो बहुत जल्द तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करेगा। चलो अब फोन रखो, पापा वेट कर रहे हैं, टेंशन मत लेना बच्चा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। देव से बात करके शीतल को काफी राहत मिली। उसने सबसे पहले फोन की कॉल रिकॉर्डिंग देव को फॉरवर्ड की और फिर किचन में जाकर शाम के डिनर की तैयारी में जुट गई। इधर देव भी दीवानजी के साथ अग्रवाल हाउस के लिए निकल गया और रास्ते में उसे सारी बातें दीवानजी को भी बता दी। दोनों जब अग्रवाल हाउस पहुंचे तो हॉल में सब बैठे हुए थे, अनिकेत, भरत, नानी, सरला और नीलिमा, जो कुशा को दूध पिला रही थी। दीवानजी भी वहाँ सोफे पर बैठ गए। देव ने मुस्कुराकर पूछा, भाई राज अभी तक नहीं आया? भरत ने जवाब दिया, उसका थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, बोल रहा था कि 7 बजे तक घर पहुंचेगा। देव ने शांत होकर अनिकेत से पूछा, अंकल भाई की शादी के लिए रिजॉर्ट हमने बुक करा लिया है, अब बताइए आगे कैसे क्या करना है? अनिकेत ने सरला की तरफ देखा। सरला, हमारी राय थी कि सारे फंक्शंस दोनों परिवार मिलकर एक ही जगह करें। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, सारे फंक्शंस तो एक ही जगह होने हैं। देव, भरत, तुम बच्चे हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम डिसाइड कर लो। नीलिमा, तुमने मेहंदी वाली से बात कर ली क्या? नीलिमा कुशा को लेकर सरला के पास आकर बैठी और शांत होकर बोली, मम्मा मैं सोच रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट से ही सब फाइनल करा लूं, उसे भी तो अपॉइंट करना है ना। सरला ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, ये तुम अब बता रही हो मुझे? तुम्हें पहले ही बात करके रखनी थी, यदि एंड टाइम पर उसके पास डेट्स खाली नहीं हुए तो फिर? नीलिमा ने शांत कराते हुए कहा, मम्मा हम सगाई से पहले जब पार्लर गए थे तभी मैंने उसे शादी की डेट्स नोट करवा दी थी। आप बेफिक्र रहिए, वो कितनी भी बिजी हो हमारे लिए मना नहीं करेगी। मैं उसे अभी आपके सामने ही बात करती हूँ। इतना कहकर उसने रूपम पार्लर की ओनर फागुन को फोन लगा लिया। सरला ने शांत स्वर में कहा, तुम अंदर रूम में जाकर अपने हिसाब से बात कर लो, और हाँ उसे स्पष्ट बोल देना कि पैसे हम डबल दे देंगे, लेकिन उसे शीतल को तैयार करने के लिए रिजॉर्ट में ही आना पड़ेगा।
हल्दी के रस्म के बाद मैं राज और शीतल दोनों को बाहर जाने नहीं दूंगी। अनिकेत ने हल्की नाराजगी से कहा, सरला ये क्या बचपना है, सभी लड़कियां तैयार होने पार्लर ही जाती है। सरला गंभीर होकर बोली, देखिए आपको अगर रीति रिवाज नहीं पता है तो बीच में मत बोली, सब जाते होंगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हल्दी के बाद घर या रिजॉर्ट से बाहर कदम नहीं रखेंगे, इट मीन्स नहीं रखेंगे। नीलिमा तुम जाकर उससे क्लियर बात करो। नीलिमा ने कहा, मम्मा मैं बस 2 मिनट में बात करके आपको बताती हूँ, और वो रूम में चली गई। दीवान जी ने माहौल संभालते हुए कहा, अनी ये सब लेडीज के काम है, तू भाभी को अपने हिसाब से ही मैनेज करने दे। भाभी मैं चाहूंगा कि एक बार आप सुमन जी से मिलकर सारे रीति रिवाज और रस्में फाइनल कर ले और उन्हें सब समझा दे, क्योंकि शौर्य और वर्षा की शादी भी उसी मंडप में एक ही दिन होनी है। उनके ऊपर 2-2 शादियों की जिम्मेदारी है, ऐसे में कोई भूल चूक ना हो जाए। सरला ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब मैं कल ही नीलिमा के साथ शीतल के घर चली जाऊंगी, आप सेजल और कृष्णा भाभी को भी वही बुला लीजिएगा। वर्षा का घर भी पास में ही है, तो उसकी मम्मी भी आ जाएंगी, हम सब मिलकर शादी के फंक्शंस के बारे में डिसाइड कर लेंगे। अनिकेत ने देव की तरफ देखा, जो बड़ी शांति से सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। उन्होंने पूछा, देव क्या हुआ बेटे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। देव ने एक झूठी मुस्कान देकर बात छुपाई, नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सरला ने मुस्कुराकर कहा, बोलो देव। देव ने दीवान जी की तरफ देखकर कहा, आंटी आप और भाभी कल हमारे घर आ जाइए, मैं सुमन माँ और वर्षा की मम्मा को भी वही बुला लूंगा, क्योंकि शौर्य का पीजी का पेपर है, वहाँ सब जाएंगे तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। सरला ने शांत स्वर में कहा, अरे देव बेटा मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, ठीक है हम कल कृष्णा भाभी के पास ही आ जाएंगे। तभी नानी बीच में टोकते हुए बोली, सरला तुम उन्हें यही बुला लो, तुम क्यों वहाँ जाओगी, वो लड़की वाले हैं, उन्हें फिक्र होनी चाहिए, उन्हें खुद यहाँ आकर सारे रस्मों रिवाजों के बारे में पूछना चाहिए, तुम लोग ये उल्टी रीत क्यों चला रहे हो। अनिकेत ने सख्त लहजे में नानी को रोका, माँ यहाँ कोई लड़की या लड़के वाला नहीं है, दोनों परिवार एक है और सब कामों की बराबर की जिम्मेदारी है। आज आपने ये बात हम सबके सामने बोल दी है, लेकिन मेरी दोनों बहुओं के सामने आइंदा इस तरह की बातें मत करना प्लीज। सरला ने भी शांत होकर कहा, माँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी लड़की वाले हैं। रागिनी की शादी में अर्जुन जी के परिवार ने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने खुद किए थे। राज, भरत और देव तो सब कुछ फाइनल होने के बाद सिर्फ एक बार देखने गए थे, और इन्होंने रागिनी के ससुर को सिर्फ चेक थमाया था। नानी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दामाद जी ने चेक तो दिया था, लेकिन यहाँ तो तुम्हें ही सब देखना पड़ रहा है। अनिकेत ने गुस्से में उन्हें टोकते हुए कहा, माँ जी आपसे मैंने पहले दिन से ही कहा था कि आप यहाँ आई है तो शांति से रहिए, मेरे घर के मामलों में मुझे किसी का दखल पसंद नहीं है। रही बात चेक और दान दहेज की, तो मेरी शीतल के आगे इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। उन्होंने सरला की तरफ देखा और आगे कहा, मेरी करोड़ों की जायदाद को एक पलड़े में रख दे और मेरी दोनों बहुओं को दूसरे में, तो बहुओं वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। मेरी बहुएं मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है। अपनी बहुओं और उनके परिवार के बारे में बोलने का हक मैंने सरला को भी नहीं दिया है, आप तो फिर भी बहुत दूर की है। सरला ने भी नानी से स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ प्लीज आपसे कितनी बार कहा है कि हमें दान दहेज का कोई लालच नहीं है, हमने अपने राज के लिए शीतल को चुना है, वो हीरा है, उससे बेहतर जीवन साथी हमारे राज के लिए कोई नहीं हो सकता। हमें इस घर के लिए एक संस्कारी, सुलझी और समझदार लड़की चाहिए थी, जो परिवार को जोड़ कर रखे, पैसों के घमंड में चूर कोई मॉडर्न बदतमीज लड़की नहीं। आगे से आप बोलने से पहले 100 बार सोचना, कुछ ही दिन में वो बच्ची इस घर में आ जाएगी, उसे आपकी बातों से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। नानी गुस्से से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी। भरत ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में छोड़कर वापस आया। अनिकेत ने सरला से कहा, सरला नीलिमा ने बात कर ली होगी, तुम दोनों सब डिसाइड कर लो, इस संडे हमें शीतल और राज की पूरी शॉपिंग फाइनल करनी है, उस बच्ची पर वैसे ही वर्कलोड बहुत है। देव, राज ने आज ही सुबह बताया कि शादी के ठीक 2 दिन बाद ही उसका स्कूल लेक्चरर का पेपर है। देव ने शांत स्वर में कहा, हाँ अंकल मुझे भी आज राज ने बताया था। आंटी मेहंदी और हल्दी की सेरेमनी का टाइम आप कल मम्मा के साथ डिसाइड कर लेना, हम सब बच्चे एक दिन मिलकर थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स देख लेंगे। इसके बाद सरला उठकर नीलिमा के पास चली गई। सरला के जाते ही देव ने अनिकेत और भरत को शीतल के फोन और अनीता की पूरी बातचीत के बारे में बताया, जिसे सुनकर दोनों परेशान हो गए। भरत ने गंभीर होते हुए कहा, देव पापा हमें राज को ये सब बता देना चाहिए। अनिकेत ने घबराकर कहा, बेटा तुम राज का गुस्सा जानते हो ना, शादी में सिर्फ 24 दिन बचे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। देव मुझे शीतल की सुरक्षा की फिक्र है, वो लड़की कहीं इस बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। देव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अंकल आदि की रिपोर्ट के अनुसार इनका मेन फोकस राज पर ही रहेगा। शीतल को तो उसने सिर्फ डराने के लिए फोन किया था, वो नहीं जानती कि शीतल उसकी असलियत पहले से जानती है। आज जो शीतल ने उसे करारा जवाब दिया है, उसके बाद वो दोबारा फोन नहीं करेगी। अंकल आपके पास बुआ जी या दादा दादी के डेथ से रिलेटेड जो भी पुराने पेपर्स हो, प्लीज कल मुझे दीजिएगा। मैंने रस्तों की सर से बात की है, अगर उन पेपर से भाटिया के खिलाफ कोई क्लू मिलता है तो हम कल ही उसे कोर्ट में सबमिट कर देंगे, जिससे भाटिया और शेंकी की बेल रुक जाएगी। देव ने आगे का प्लान बताते हुए कहा, पापा अंकल कल से पांडे और अहमद भी अलवर जा रहे हैं, वो अब सीधा राज की हल्दी वाले दिन आदि के साथ ही यहाँ आएंगे। हमारे घर के बाहर 24 घंटे भाविश की नजर रहेगी। अंकल प्लीज डोंट माइंड,
मेरी समझ में ये नहीं आया कि शीतल का नंबर अनीता के पास कहाँ से आया। अनिकेत सोच में डूब गए। हाँ देव, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। वो थोड़ा रुके और बोले, भरत, देव की बात में दम है। तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किस तरफ है। दीनू, माँ जी भी तो अलवर से ही है। दीवान जी ने गुस्से में कहा, पागल है क्या, अपनी माँ पर शक कर रहा है। मैं मानता हूँ कि उन्हें पैसा, रुतबा और खानदान पसंद है, लेकिन वो अपनी ही बेटी के परिवार और बच्चों के साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगी। ज्यादा दिमाग मत चला तू। देव ने शांत होकर पूछा, पर पापा, शीतल का नंबर फिर दिया किसने? दीवान जी ने सख्त लहजे में कहा, देव, इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होगी। देव ने शांति से जवाब दिया, पापा, हम पुलिस वाले हैं, बिना सबूत के कोई काम नहीं करते, लेकिन जिस पर शक है उस पर मेरी नजर रहेगी। ये मेरी ड्यूटी है। उसने अनिकेत की तरफ देखकर कहा, पापा, मैं अंकल के इशारे को समझ गया हूँ। अनिकेत ने गंभीर होकर कहा, भरत, ये काम कल ही होना चाहिए। देव, मैं भरत के साथ रात को स्टडी रूम में बैठूंगा और सारे पेपर स्कैन करके तुम्हें भेज दूंगा। देव ने कहा, जी अंकल, आप और भाई किसी बात की टेंशन मत लेना। मैं रात को ही पेपर्स चेक करके रस्तों की सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। हम कल ही उन्हें जयपुर हाई कोर्ट में सबमिट करा देंगे। भाटिया की बेल नहीं होगी। थोड़ी देर बाद नीलिमा ने हॉल में सबके लिए चाय नाश्ता लगवा दिया। राज भी ड्यूटी से आकर फ्रेश होकर नीचे आ गया था और सबके साथ चाय पी रहा था। सरला ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, राज बेटा, शीतल से बात हुई तेरी? राज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, नहीं मम्मा। क्यों, कुछ काम था क्या आपको? सरला ने मुस्कुराकर कहा, राज, उसके लिए नीलिमा ने मेकअप आर्टिस्ट बुक करा दी है। उस पारुल को शीतल से कुछ बात करनी थी। तुम यदि कल फ्री हो तो नीलिमा के साथ चले जाना। राज ने शांत स्वर में कहा, मम्मा, मैं भाभी और उसे छोड़ दूंगा। वे बात करके फ्री होंगी तो मुझे कॉल कर लेंगी। सरला ने कहा, ठीक है। राज, शीतल को बोल देना कि वो और वर्षा रेडी रहे। तुम नीलू के साथ टाइम से निकल जाना। देव बेटा, यदि सेजल और तुम कल फ्री हो तो कल ही राज और शीतल की शादी का जोड़ा फाइनल करवा दो। बाकी की शॉपिंग हम संडे को कर लेंगे। नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, हमें पहले शादी का जोड़ा ही फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेकअप और ज्वेलरी डिसाइड होती है। सरला ने कहा, तो फिर ठीक है। सुनिए, आप भाई साहब को फोन कर दीजिए, बच्चे कल ही ड्रेसेस फाइनल कर लेंगे। अनिकेत ने शांत होकर कहा, नीलिमा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। दोनों का शादी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, इन दोनों को कंजूसी मत करने देना। नीलिमा ने सरला की तरफ देखा, पापा, मम्मा को भी साथ ले जाएंगे, सब रहेंगे तो चॉइस इजी हो जाएगी। सरला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। देव बेटा, तुम सब टाइम से आ जाना। देव ने मुस्कुराते हुए पूरा शेड्यूल तय किया। बिल्कुल आंटी, मैं आप सबको लेकर डायरेक्ट वेन्यू पर पहुंचूंगा। उधर मैं शीतल, वर्षा और सुमन माँ को लेकर आ जाऊंगा। फिर शीतल और वर्षा भाभी और राज के साथ चली जाएंगी और आप सब मेरे साथ घर चलना। सारे काम एक ही दिन में हो जाएंगे। दीवान जी ने मुस्कुराकर कहा, अनी, बच्चे बड़े हो गए हैं यार, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संडे तक अंजू भी आ जाएगी, फिर निशु और अंजू सब डिसाइड कर लेंगे। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अंजू के लिए विनोद को चुनकर बहुत अच्छा किया। कंस्ट्रक्शन लाइन में शर्मा इंडस्ट्रीज का एक अलग ही मुकाम है। मैंने भी अपने बिजनेस क्लाइंट से पता किया था, उनकी रेपो काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, विनोद और निशु तो अभी बिजनेस इंडस्ट्री के दो उभरते हुए सितारे हैं। सभी बिजनेसमैन की नजरें इन दोनों बच्चों पर है। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी अंजू और विनोद एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। सरला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मीना भाभी की टेंशन दूर हो गई। उन्हें अंजू को लेकर काफी चिंता थी। हमारी रागिनी और अंजू दोनों को अच्छा ससुराल और जीवन साथी मिल गया। भाई साहब, आपकी तीनों बहुएं भी बहुत अच्छी आ गई है। अब आप निशु के लिए भी जल्दी से एक प्यारी सी गुड़िया ढूंढ लीजिए। दीवान जी ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, राज की शादी के बाद ये काम करेंगे। वैसे मेरी नजर में निशु के लिए एक लड़की है, लेकिन पहले मैं निशु से बात करूंगा, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, इसलिए बच्चों की राय जरूरी है। दीवान जी के इतना बोलते ही देव, भरत और राज तीनों ने चुपके से एक दूसरे की तरफ देखा। अनिकेत और दीवान जी ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे को चुप रहने का इशारा किया। दीवान जी ने शांत होकर पूछा, क्या हुआ, तुम तीनों आपस में एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? देव ने हल्की स्माइल के साथ बात बदली। कुछ नहीं पापा, चलिए 8 बजने वाले हैं, घर पर सब वेट कर रहे होंगे। अंकल, आंटी, हम निकलते हैं। राज, कल टाइम का ध्यान रखना। राज ने शांत होकर कहा, मैं 3 बजे तक फ्री होकर घर आ जाऊंगा और 4 बजे सीधा मार्केट में मिलूंगा। फिर उसने सरला की तरफ देखा, मम्मा, शीतल का जोड़ा हम कस्तूरी सिल्क से लेंगे। राज के मुंह से ये सुनते ही नीलिमा ने हैरान होकर देव और भरत की तरफ देखा। वहीं सभी बड़ों के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिल गई। राज ने सबको अपनी तरफ इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो झेपते हुए बोला, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सॉरी मम्मा, आप उसे जहाँ ले जाएंगी वो वहीं से चुपचाप खरीद लेगी। उसने मुझसे खुद कुछ नहीं कहा, ये तो बस मेरी इच्छा है। सरला ने अनिकेत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। दीवान जी ने हंसते हुए राज से कहा, बरखुदार, शादी तुम्हारी है, तुम दोनों जहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो करो, हमें बहुत खुशी होगी। क्यों अनी? अनिकेत ने मुस्कुराकर सहमति दी। बिल्कुल राज, दीनू सही कह रहा है। सरला, मेरी बहू को कस्तूरी सिल्क ही लेकर जाना, समझे आप? सरला ने मुस्कुराते हुए राज की तरफ देखा। जो आज्ञा पतिदेव, मुझे अपने बेटों के साथ ही रहना है, तो इनकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ? राज ने सरला को साइड हक किया। मम्मा प्लीज, आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ रहते हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। क्यों भाई? भरत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल राज, पापा, हमें हमारे सभी बड़ों का आशीर्वाद और साथ चाहिए। अनिकेत भावुक होकर दीवान जी का हाथ पकड़ते हुए बोले, दीनू यार,
हमारे परिवार को भगवान हर बुरी नजर और मुसीबत से बचाए। देव ने मुस्कुराकर माहौल हल्का किया। पापा प्लीज अब चलिए, मम्मा तो आपको कुछ नहीं कहेंगी, पर मेरी बीवी जरूर मेरी क्लास ले लेगी। दीवान जी हंस पड़े। देव, मेरी बेटी को बदनाम मत करो यार, तुम्हें तो बड़ी सीधी सादी बीवी मिली है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पापा, आखिर पसंद भी तो आपकी है। चलिए अब। दोनों उठकर बाहर निकले। राज, भरत और देव उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। अनिकेत और दीवानजी ने आपस में कुछ देर बात की और फिर दीवानजी और देव वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद नीलिमा ने सबके लिए डिनर लगाया और सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। दीवानजी और देव मित्तल हाउस पहुंच गए। सेजल और कृष्णा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और निशु भी ऑफिस से लौट आया था। सबने थोड़ी देर बातें की, फिर डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। उधर शीतल ने सुमन और शेखर के घर लौटने से पहले ही डिनर रेडी कर दिया था। शौर्य भी अपनी पढ़ाई से फ्री होकर फोन पर वर्षा से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए बैठे। सुमन और शेखर कल के शॉपिंग के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि देव के निकलने के बाद ही सरला जी ने सुमन को कॉल करके सब बता दिया था। सुमन वही डिटेल्स शौर्य और शीतल को समझा रही थी। डिनर के बाद शीतल ने सुमन जी के साथ किचन का काम खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। घड़ी रात के 10:30 बजा रही थी। शीतल ने कपड़े चेंज करके अपनी नाइट ड्रेस पहनी और स्टडी टेबल पर बुक खोलकर बैठ गई, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक तो अनीता के फोन के कारण वो पहले से ही घबराई हुई थी, ऊपर से आज दिन भर में एक बार भी राज से उसकी बात नहीं हुई थी। वो बेचैन मन से कभी किताबों को देखती तो कभी फोन में राज की तस्वीर देखकर उलझती रहती। कुछ देर बाद उसने किताब बंद की, कुर्सी पर पीछे की ओर सहारा लिया और पैर फैलाकर बैठ गई। उसने हाथ में फोन लेकर राज की तस्वीर पर उंगलियां फिराते हुए मायूसी से कहा, आपको सच में मुझसे बात करने का मन नहीं हो रहा क्या? जीजू तो आज आपके बारे में कुछ और ही कह रहे थे। कैसे समझूं आपको? क्यों अभी तक फोन नहीं किया आपने? यहाँ आते ही इतने बिजी हो गए। उसने राज की फोटो को जूम करके उसकी आंखों में देखा। मुझे 2 दिन से आपकी इन नशीली गहरी आंखों की आदत हो गई है। जब आप मुझे अपनी इन सर्द नजरों से देखते हैं तो मैं आपके करीब आने के लिए बेचैन हो जाती हूँ। फिर वो हल्के से मुस्कुराई। आपका ये ट्रीम्ड बियर्ड लुक मेरी जान निकाल देता है। इन 2 दिनों में आपको मैंने इतने करीब से महसूस किया है। अब ये 24 दिन आपके बिना कैसे निकलेंगे मैं नहीं जानती। मुझे पूरे दिन में एक बार आपको देखना ही है। अब चाहे वीडियो कॉल पर देखे या स्कूल जाते वक्त आप घर के बाहर नजर आए। मैं नहीं जानती कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। बस इतना पता है कि अगर आपने 5 मिनट में फोन नहीं किया तो मैं ही आपका नंबर लगा लूंगी, फिर चाहे आप कितनी भी बिजी हो। शीतल आंखें बंद किए चेयर पर बैठी अपनी ही सोच पर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसका फोन रिंग कर उठा। स्क्रीन पर मिस्टर अग्रवाल कॉलिंग चमक रहा था। शीतल ने झट से फोन उठाया और बिना सोचे जल्दी से बोली, इतने भी क्या बिजी थे आप जो आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया? शीतल की शिकायत पर राज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने शांत होकर कहा, मैंने फोन नहीं किया तो तुम ही कर लेती। शीतल अटकते हुए बोली, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी थी। राज ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, फिर कैसे बात करनी थी? शीतल मुस्कुरा दी, मुझे नहीं पता। राज ने शांत स्वर में कहा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। शीतल ने जल्दी से कहा, ओके।